हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेगा डी क्लासेस। आज हम क्लास 12 का लेसन नंबर 7 करेंगे, दैट इज इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन होता है कि हमारी अर्थ पे जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह से इवोल्व हुए, मतलब समय के साथ वो किस तरीके से अपने अंदर बदलाव करते गए और नई स्पीशीज में चेंज होते गए। और बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंतर्गत हम इन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो सबसे पहले हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ओरिजिन को जानने से पहले ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो लाइफ है वो हमारी अर्थ पे कैसे ओरिजिनेट हुई थी। तो अलग अलग फिलोसफर्स ने, अलग अलग पर्सन्स ने, साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी हैं जिससे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के कंसेप्ट को समझाया जा सके। तो इसमें जो सबसे पहली थ्योरी आती है वो है बिग बैंग थ्योरी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली ऐसा माना जाता है कि लगभग 15 बिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ हमारे यूनिवर्स में, और उस धमाके की वजह से जो हमारा यूनिवर्स था वो एक्सपैंड हो गया, फैल गया। और जैसे ही उसका टेम्परेचर कम हुआ तो टेम्परेचर कम होते ही हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस बन गई। फिर ये सभी गैसेस ग्रेविटेशन में आने के बाद कंडेंस हो गई और इन्होंने हमारी गैलेक्सी बना ली। जैसे हमारी जो गैलेक्सी है दैट इज मिल्की वे गैलेक्सी। तो इसमें एक कैंट और लैपलेस जो थे, दो पर्सन्स थे, उन्होंने अपना एक नेबुलर हाइपोथेसिस दिया था जिसके अकॉर्डिंगली हम ऐसा कह सकते हैं कि यह जो हमारा सोलर सिस्टम है वो लगभग 4.5 से 5 बिलियन ईयर्स पहले बना था। उस समय एक गैसियस यानी कि गैसों का क्लाउड था जिसे हम सोलर नेबुला बोलते थे, वो बना था। फिर जैसे जैसे उस क्लाउड की कंडेंसेशन होती गई तो जो सन था वो सेंटर में आ गया और उसके आसपास जो थे प्लैनेट्स रोटेट करने लग गए। तो हमारी जो गैलेक्सी है दैट इज मिल्की वे गैलेक्सी, उसके सोलर सिस्टम में अगर हम देखें तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली हम ये मान सकते हैं कि जो हमारी धरती है वो लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बनी थी। उस टाइम हमारी अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, कोई ऑक्सीजन नहीं थी। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, इस तरह की चीज़ें वहाँ पाई जाती थी। और इसके अलावा सन से जो यूवी रेज है जब वो हमारी अर्थ पे पड़ती थी तो यहाँ पे जो वाटर अवेलेबल था वो यूवी रेज की प्रेजेंस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता था। अब हाइड्रोजन गैस लाइटर थी, मतलब हल्की थी, इसलिए वो तो चली गई, उड़ गई। लेकिन जो ऑक्सीजन थी उसने अमोनिया के साथ कंबाइन किया और मीथेन के साथ कंबाइन किया और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से बहुत सी चीज़ें बनाई। फिर ओजोन लेयर बनी। फिर ठंडा होने पर जो वाटर वेपर्स थे वो भी बारिश की फॉर्म में गिरते गए और जहाँ जहाँ भी धमाका होने से गड्ढे हुए थे उन गड्ढों में पानी भरता गया और वो तालाब, ओशियंस में चेंज हो गए। तो लगभग आप ये कह सकते हो कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली लगभग 4 बिलियन ईयर्स पहले हमारी धरती पे लाइफ संभव हो गई थी। इसके बाद जो दूसरी थ्योरी दी गई है दैट इज द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली हम थोड़ा सा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। ऐसा माना जाता है कि कोई सुपर नेचुरल पावर है, मतलब कोई प्राकृतिक ऐसी शक्ति है जिसने इस दुनिया को क्रिएट किया है। अगर हम क्रिश्चियंस के धार्मिक ग्रंथ बाइबल की बात करें तो बाइबल के अकॉर्डिंगली ऐसा कहा जाता है कि इस पूरे वर्ल्ड को बनने में लगभग 6 दिन लगे थे। पहले दिन में क्या हुआ था? पहले दिन में भगवान ने हेवन यानी कि स्वर्ग बनाया और धरती बनाई। सेकेंड डे उसने वाटर और स्काई को एक दूसरे से अलग किया। तीसरे दिन उसने जमीन बनाई, पौधे बनाए। चौथे दिन उसने सन, मून, स्टार्स बनाए। पांचवें दिन उसने पक्षी और मछलियां बनाई और छठे दिन उसने बाकी के एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स बनाए। तो अगर हम बाइबल के अकॉर्डिंगली देखें तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने जो सबसे पहला आदमी बनाया था उसका नाम एडम था और जो सबसे पहली लेडी बनाई थी वो ईव थी। तो यही एडम और ईव जो थे इन्होंने ही दुनिया को चलाया था। ऐसा ही एक कंसेप्ट हमारी हिंदू माइथोलॉजी में भी दिया गया है। हिंदू माइथोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि जो हमारा वर्ल्ड है, मतलब जो पूरी दुनिया है, उसे ब्रह्म भगवान ने बनाया है और जो सबसे पहला आदमी था उसका नाम मनु था और जो सबसे पहली लेडी थी उसका नाम श्रद्धा था। इसके बाद जो थर्ड है दैट इज द थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। कैटास्ट्रोफिज्म की थ्योरी ये कहती है कि जब भी हमारी धरती पे कुछ नया बनता है, मतलब कोई नई चीज़ क्रिएट होती है,
तो उसके क्रिएट होने के बाद ही कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग, कोई ना कोई अनहोनी या कैटास्ट्रोफ हो जाता है। मतलब कुछ ना कुछ हमारी धरती पे ऐसी गड़बड़ होती है, कुछ ऐसा चेंज आता है जिसकी वजह से जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा तो उसके बनने के कुछ टाइम बाद ही कुछ ना कुछ अनहोनी या मिसहैप हो जाएगी। और उस अनहोनी की वजह से जो लाइफ ऑलरेडी मौजूद थी वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और जो नई वैरायटी बनेगी वो हमेशा पहले वाली वैरायटी से डिफरेंट होगी। इसके बाद जो चौथी थ्योरी है दैट इज द थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया, जिसको आप कॉस्मोजोइक थ्योरी भी कहते हो। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली ऐसा माना जाता है कि जो लाइफ है वो पहले अर्थ पे ना होकर किसी और प्लैनेट या किसी और जगह मौजूद थी, और वो स्पोर्स यानी कि बीजाणु के रूप में हमारी धरती पर आई थी। तो इसमें क्या हुआ था, मीटियोराइट से स्पेसशिप के द्वारा ये स्पोर्स जहां जहां हमारी धरती पर गिरते गए वहां वहां से एक नया जीव बनता गया। उसके बाद फिफ्थ जो थ्योरी है दैट वाज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये माना जाता है, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप, कि जो नॉन लिविंग चीजें होती हैं, नॉन लिविंग चीजों से ही लिविंग चीजें बन जाती हैं और अपने आप बन जाती हैं। तो ऐसा माना जाता था कि अगर हमारा कोई मैटर गल सड़ गया है, खराब हो गया है, उसमें से भी लाइफ ऑटोमेटिकली बनने शुरू हो जाते हैं। मतलब नॉन लिविंग चीजों से लिविंग चीजें बन जाती हैं। और इसके बाद जो दी गई थी दैट वाज थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन थी, या जो अभी मैं आपको बता रही थी कि जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थी, इन थ्योरीज के आंसर में यानी कि इन थ्योरीज की बात को काटते हुए अगली थ्योरी दी गई थी जिसको हम थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस भी बोलते हैं, और ये थ्योरी लुईस पैस्चर ने दी थी। तो लुईस पैस्चर ने ये कहा था कि अगर पहले से लाइफ मौजूद है तभी वो नई लाइफ को बना सकती है, वरना नहीं बना सकती। तो लुईस पैस्चर ने अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए स्वैन नेक फ्लास्क यूज किए थे। स्वैन नेक फ्लास्क क्या होता है, जैसे नॉर्मली हमारा जो फ्लास्क है वो राउंड होता है, स्वैन नेक मतलब उसकी गर्दन हंस की तरह मुड़ी होगी। तो इस तरह की शेप के उसने फ्लास्क लिए थे, और फिर उसके बाद उसने क्या किया, इन फ्लास्क में मीट ब्रोथ यानी कि मीट का एक सॉल्यूशन सा बनाकर डाल दिया, और उसके बाद उसने उन फ्लास्क के ऊपर कोई सील मतलब कोई कॉटन कोई कवर नहीं किया, और वहीं लेबोरेटरी में उसने कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया ताकि जो भी एयर वाटर या एनवायरनमेंट से जो भी चीज़ उसको चाहिए वो ऑटोमेटिकली मिलती रहे, ताकि उस सिस्टम के अंदर ऑक्सीजन की कमी ना हो। अब क्योंकि जितनी भी फ्लास्क थी उनमें किसी तरह की कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं हुई महीनों तक, तो यहाँ से ये पता लगा कि अगर हम फ्लास्क की गर्दन को स्वैन शेप बना देते हैं तो वहाँ पे जो कंटामिनेशन है उसे रोका जा सकता है, क्योंकि स्वैन नेक होने की वजह से जो माइक्रोबियल पार्टिकल्स हैं वो कहीं रास्ते में ही जाके ब्लॉक हो जाते हैं। और जो ये एक्सपेरिमेंट था ये एज इट इज ही चलता रहा। उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी दी गई थी वो थी ओपेरिन हेल्डन थ्योरी। तो अभी तक हमने जितनी थ्योरीज पढ़ी हैं इनमें से जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है वो ओपेरिन हेल्डन थ्योरी है, जिसका आप थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल भी बोल सकते हो या केमिकल थ्योरी भी बोल सकते हो। इस थ्योरी को ओपेरिन ने 1923 में दिया था और हेल्डेन ने 1928 में दिया था। और इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या हैं? पहला पॉइंट है स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ अंडर द प्रेजेंट एनवायरमेंटल कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, कि जिस तरह की एनवायरनमेंट में आज की कंडीशन चल रही है, मतलब जो टेम्परेचर प्रेशर अब मौजूद है, अगर इस टेम्परेचर प्रेशर पे हम सोचें तो जो लाइफ है वो दोबारा से बनाई नहीं जा सकती। दूसरी चीज उन्होंने ये बताई कि अर्थ का जो शुरू में एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग था, मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं थी। तीसरा, जब सारे केमिकल्स इकट्ठे हो गए तो उन केमिकल्स के बीच में रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन होने के बाद उन्होंने फर्स्ट लाइफ बनाई थी। तो इन शॉर्ट अगर हम इसको फ्लो चार्ट में दिखाना चाहे तो आप ऐसे कह सकते हो कि सबसे पहले एटम्स हैं, एटम्स कंबाइन होकर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या मोनोमर्स बनते हैं, और फिर उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉलीमर्स बनाते हैं। फिर जब वो सारे एग्रीगेट इकट्ठे हो जाते हैं तो उससे लिविंग मैटर बन जाता है। और इन सारी चीज़ों को करने के लिए जो एनर्जी है वो सन के द्वारा सोलर रेडिएशन की फॉर्म में या जो अर्थ की हीट रेडिएशन निकलती है उनकी वे में एनर्जी जो है मिल जाती है।
उसके बाद आता है इसमें केमिकल इवोल्यूशन, कि क्योंकि यहाँ पर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को जनरेट किया जा रहा है तो उसको आप केमिकल इवोल्यूशन भी बोलते हैं। तो जैसे ही हमारी धरती ठंडी हुई तो जितने भी लाइटर एलिमेंट्स थे जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ये जितने भी लाइटर एलिमेंट्स थे इन्होंने आपस में रिएक्ट करना शुरू किया और फर्स्ट मॉलिक्यूल्स बना दिए थे। तो जैसे हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाया जाता था, तभी हम ये कहते हैं कि उस टाइम का जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो रिड्यूसिंग था। तो ये हाइड्रोजन एटम्स ने जितनी भी ऑक्सीजन अवेलेबल थी उनके साथ कंबाइन करके वाटर बना दिया, मतलब फ्री ऑक्सीजन कोई भी नहीं छोड़ी। इसके अलावा जो दूसरे मॉलिक्यूल्स थे जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, मीथेन और CO2 वो सब भी थे। और मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए जो एनर्जी है वो एनर्जी सनलाइट से आ रही थी, या जैसे बिजली कड़कती है उससे आ रही थी, या कोई ज्वालामुखी फट रहा था तो वहां से एनर्जी मिल रही थी। अब क्योंकि फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी तो इसलिए हमारी धरती का जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर है वो रिड्यूसिंग था। और जब तक कि अर्थ जो है बिल्कुल 100 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे अगर ठंडी ना हो जाए तो जितना भी पानी है बोतल में वो एग्जिस्टेड रहना चाहिए।